कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां एक मशीन ये तय करती है कि कौन सा जज किस केस की सुनवाई करेगा, लेकिन उसी सिस्टम में एक इंसान मतलब एक जज खुली अदालत में फैसला सुनाते हुए रो पड़ता है। क्योंकि उसे एक व्यक्ति को मौत का अधिकार देना है। ये सच में कोई साइंस फिक्शन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस हफ्ते हमारी भारतीय न्यायपालिका की असली तस्वीर है। कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज के सौजन्य से आज हम इन्हीं विरोधाभासों और गहराइयों में उतरने वाले हैं। और आज 14 मार्च 2026 है। सुनने वाले को बता दूं कि आज हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। बिल्कुल। हम पिछले 2 दिनों यानी 12 मार्च से लेकर आज 14 मार्च 2026 तक की टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण लीगल न्यूज का एक गहरा विश्लेषण करेंगे। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये 20 खबरें सिर्फ अदालती फरमान नहीं है। मतलब ये दिखाते हैं कि तकनीक, राजनीति और मानवाधिकारों के टकराव के बीच हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। सही कहा। और इन पिछले 2 दिनों में हमने देखा है कि अदालतें एक तरफ तो जिंदगी और मौत के सबसे निजी फैसलों में गहराई से उतर रही हैं और दूसरी तरफ कुछ मामलों में अपने हाथ पूरी तरह से पीछे भी खींच रही हैं। तो चलिए सबसे पहले उसी मामले से शुरू करते हैं जिसने सच में पूरे देश का ध्यान खींचा है। जीवन, आजादी और इंसान के सबसे बुनियादी अधिकार। हाँ, वो हरीश राणा वाला केस। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने 32 वर्षीय हरीश राणा के मामले में पैसिव यूथेनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। हरीश पिछले 13 साल से कोमा में थे, एक वेजिटेटिव स्टेट में। बहुत ही संवेदनशील मामला था ये। और इस खबर का सबसे मानवीय पहलू ये था कि फैसला सुनाते हुए जस्टिस पारदीवाला की आंखों में सच में आंसू आ गए थे। लेकिन यहाँ एक उलझन है। कैसी उलझन? मतलब जब हम इच्छा मृत्यु सुनते हैं तो दिमाग में आता है कि किसी को कोई दमा देकर सुला दिया गया। क्या कानूनी तौर पर पैसिव यूथेनेशिया का यही मतलब है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना चाहिए। जो आप कह रही हैं वो एक्टिव यूथेनेशिया है, यानी सक्रिय इच्छा मृत्यु। उसमें किसी व्यक्ति को मृत्यु देने के लिए कोई बाहरी चीज दी जाती है, जैसे कोई इंजेक्शन। अच्छा, जो कि भारत में गैर कानूनी है ना? बिल्कुल, भारत में वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। लेकिन यहाँ जिस पैसिव यूथेनेशिया की बात हो रही है उसका मतलब है जीवन रक्षक प्रणाली या लाइफ सपोर्ट को हटा लेना। मतलब मशीनें हटा लेना। हाँ, जब मेडिकल बोर्ड है प्रमाणित कर दे कि मरीज के ठीक होने की 0 संभावना है तो उसे कृत्रिम रूप से जिंदा रखना उसके गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार का हनन माना जाता है। समझ गए। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब रिकवरी की उम्मीद खत्म हो जाए तो इलाज को रोकना ही मरीज के सर्वोत्तम हित में है। यानी अदालत यहाँ यह तय कर रही है कि इंसान की गरिमा सिर्फ जीने में नहीं बल्कि शांति से जाने देने में भी है। सही कहा। लेकिन राज्य या सरकार की ताकत सिर्फ मृत्यु के अधिकार तक सीमित नहीं है, वो आजादी छीनने और वापस देने में भी है। हमारी दूसरी खबर लद्दाख से है। हाँ, सोनम वांगचुक का मामला। बिल्कुल। केंद्र सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA के तहत एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की हिरासत को रद्द कर दिया है। उन्हें 2025 में हिरासत में लिया गया था। यहाँ मैं ये समझना चाहती हूँ कि एक सामान्य गिरफ्तारी और NSA के तहत हिरासत में असल में क्या फर्क होता है? देखिए, सामान्य गिरफ्तारी तब होती है जब कोई व्यक्ति अपराध कर चुका होता है और पुलिस उसके खिलाफ अदालत में सबूत पेश करती है। ठीक है। लेकिन NSA प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध का कानून है। इसका मतलब है कि राज्य किसी व्यक्ति को सिर्फ इस शक के आधार पर महीनों तक जेल में रख सकता है कि वो भविष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। अरे बाप रे, सिर्फ शक के आधार पर? हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि गृह मंत्रालय ने किसी अदालत के आदेश के बिना खुद अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस हिरासत को वापस लिया है। मतलब ये दिखाता है कि राज्य के पास व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर कितनी असीमित शक्ति है। बिल्कुल, जिसे वो राजनीतिक या प्रशासनिक परिस्थितियों के अनुसार इस्तेमाल या रद्द कर सकता है। आप देखिए, एक तरफ तो राज्य और अदालतें व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के इतने बड़े फैसले ले रही हैं, लेकिन हमारी तीसरी खबर में एक अजीब सा विरोधाभास दिखता है। एक तराजू की तरह सोचिए इसे। बताइए। एक पल में अदालत जीवन के सबसे निजी फैसले में दखल देती है और दूसरे ही पल चीफ जस्टिस की बेंच ने मेंस्ट्रुअल लीव यानी महिलाओं के लिए अनिवार्य मासिक धर्म अवकाश की याचिका को खारिज कर दिया। हाँ, और उनका तर्क भी काफी चर्चा में रहा। बिल्कुल। अदालत का तर्क ये था कि अगर इसे अनिवार्य कर दिया गया तो कंपनियां महिलाओं को नौकरी पर रखना ही बंद कर देंगी। मतलब क्या अदालत यहाँ एक तरह से कॉर्पोरेट जगत के उस पूर्वाग्रह को सही नहीं ठहरा रही है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कम काम की होती हैं? ये एक बहुत ही तीखा और जरूरी सवाल है।
सतह पर देखने से ऐसा ही लगता है कि अदालत महिलाओं के एक बुनियादी स्वास्थ्य अधिकार से पीछे हट गई। तो अंदर की बात क्या है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो अदालतें नीतियां नहीं बना सकती। नीतियां बनाना विधायिका यानी संसद का काम है। सेपरेशन ऑफ पावर्स। बिल्कुल। अदालत को इस बात का एहसास था कि अगर वो एक न्यायिक आदेश के जरिए इसे लागू कर देंगे तो जमीनी स्तर पर इसका नकारात्मक असर हो सकता है, जिसे अर्थशास्त्र में अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं। मतलब लेने के देने पड़ सकते हैं महिलाओं के रोजगार के मामले में। हाँ, अदालत ने हस्तक्षेप करने से इनकार करके दरअसल गेंद वापस सरकार के पाले में डाल दी है कि वो एक व्यापक कानून बनाए। यानी अदालत अपनी सीमाएं पहचान रही है। और जब नीतियों और सीमाओं की बात आती है तो हमारी चौथी खबर सीधे संसद से है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति बिल। हाँ, लोकसभा में ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया है। ये नया बिल स्वयं अनुभूत पहचान यानी सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिफिकेशन को हटाने का प्रस्ताव रखता है। ये तो 2019 के मूल कानून से एक बड़ा कदम पीछे हटने जैसा लगता है, जहां एक व्यक्ति अपनी पहचान खुद तय कर सकता था। देखिए, इस संशोधन का सीधा मतलब है कि अब पहचान की प्रक्रिया को कड़ा किया जा रहा है। सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिफिकेशन का मतलब था कि अगर कोई व्यक्ति खुद को किसी विशिष्ट जेंडर का मानता है तो राज्य को उसे मानना होगा। तो अब क्या बदलेगा? इस नए बिल के जरिए सरकार शायद इस प्रक्रिया में मेडिकल बोर्ड या सरकारी प्रमाणन को वापस लाना चाहती है। ये तो बहुत बड़ी बहस का मुद्दा बनने वाला है कि इंसान के शरीर और उसकी पहचान पर अंतिम अधिकार किसका है, उस व्यक्ति का या राज्य द्वारा नियुक्त किसी समिति का? बिल्कुल। और इन चारों मामलों को देखकर एक बात साफ होती है कि न्यायपालिका और विधायिका के बीच ताकत का एक लगातार खिंचाव चल रहा है। हाँ, और इसी खिंचाव को मैनेज करने के लिए खुद अदालतें अपने अंदर बड़े बदलाव कर रही हैं, जो हमें हमारे दूसरे हिस्से अदालतों की अपनी सीमाएं और तकनीक के प्रवेश की तरफ ले जाता है। ये वाला हिस्सा सच में भविष्य की झलक देता है। बिल्कुल। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक ऐसा फैसला लिया है जो बहुत क्रांतिकारी लग रहा है। हमारी पांचवी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में अब केस लिस्टिंग और बेंच आवंटन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI प्रणाली शुरू की जा रही है। भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में ये एक बहुत बड़ा तकनीकी हस्तक्षेप है। सालों से रोस्टर का मास्टर यानी केस तय करने का अधिकार चीफ जस्टिस के पास रहा है। जिससे काफी विवाद भी होते थे। हाँ, इससे हमेशा ये सवाल उठता था कि क्या किसी संवेदनशील केस को जानबूझकर किसी खास विचारधारा वाले जज के पास भेजा जा रहा है। मानवीय हस्तक्षेप का आरोप हमेशा लगता था। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर मैं इसे एक आसान उदाहरण से समझूं तो ये वैसा ही है जैसे किसी बड़े रेस्टोरेंट का मैनेजर अपने पसंदीदा वेटर्स को ही सबसे अच्छी टेबल वाले ग्राहक देता हो ताकि उन्हें ज्यादा टिप मिल सके। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और अब उस मैनेजर की जगह एक ऑटोमेटेड कंप्यूटर सिस्टम लगा दिया गया है जो बिना किसी पक्षपात के टेबल बांटेगा। लेकिन क्या AI से ये सब करना न्याय प्रणाली से मानवीय संवेदनशीलता को खत्म नहीं कर देगा? बिल्कुल। एक एल्गोरिदम क्या समझेगा कि कौन सा केस तुरंत सुने जाने लायक है? आपका रेस्टोरेंट वाला उदाहरण बहुत सटीक है, लेकिन उस संवेदनशीलता वाले सवाल पर हमें यह समझना होगा कि AI सिर्फ टेबल बांट रहा है, वो खाना नहीं बना रहा। अच्छा। यानी AI सिर्फ केस को लिस्ट कर रहा है, केस का फैसला तो मानवीय जज ही करेंगे। ये मानवीय पक्षपात को खत्म करने का एक तकनीकी समाधान है। समझ गई। और अदालतों में गुणवत्ता सुधारने का ये एकमात्र प्रयास नहीं है। हमारी छठी खबर इसी से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और नियम स्पष्ट किया है, सिविल जजों के लिए 3 साल की वकालत की प्रैक्टिस अनिवार्य रहेगी। हाँ, अदालत ने साफ कर दिया है कि जज बनने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है, जमीनी अदालती अनुभव होना जरूरी है। विवाद सिर्फ इसे लागू करने के तरीके पर था। बिल्कुल। जमीनी अनुभव से मुझे याद आया कि सुप्रीम कोर्ट कई बार लोगों को यह भी याद दिलाता है कि वो क्या नहीं है। पिछले 2 दिनों में 2 ऐसे मामले आए जहां सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को लगभग झिड़कते हुए खारिज किया। आप सड़क और पुल वाली याचिका की बात कर रही हैं? हाँ, 7वीं खबर वही है। एक जनहित याचिका में सड़कों और पुलों की सुरक्षा पर व्यापक दिशा निर्देश मांगे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सीधे तौर पर कहा, क्या आप चाहते हैं कि हम पूरा देश चलाएं? और ठीक ऐसा ही एक और मामला था 8वीं खबर में, ब्लड बैंकों में NAT टेस्टिंग को अनिवार्य बनाने का। वहां कोर्ट ने कहा, हम ये दिखावा क्यों करें कि हम मेडिकल साइंस जानते हैं। मुझे यहाँ ये समझना है कि NAT टेस्टिंग आखिर है क्या, जिसे कोर्ट ने इतनी सख्ती से मना कर दिया। देखिए, NAT का मतलब है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट।
ये खून की जांच का एक बहुत ही एडवांस तरीका है जिससे HIV या हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों का संक्रमण बहुत शुरुआती स्टेज में पकड़ा जा सकता है। तो फिर कोर्ट ने इसे अनिवार्य क्यों नहीं किया? ये तो अच्छी बात है ना। ये सामान्य टेस्टिंग से काफी बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का नजरिया ये है कि अगर वे हर ब्लड बैंक के लिए इसे अनिवार्य कर देंगे तो क्या देश के हर छोटे ब्लड बैंक के पास इसके लिए मशीनें और पैसा है? पॉइंट है। ये फैसला मेडिकल एक्सपर्ट्स और स्वास्थ्य मंत्रालय को लेना चाहिए। इसे सेपरेशन ऑफ पावर्स या शक्तियों का पृथक्करण कहते हैं। अदालतें बार बार याद दिला रही हैं कि वे ना तो इंजीनियर हैं जो पुलों का ऑडिट करें और ना ही डॉक्टर हैं जो ब्लड टेस्ट की नीतियां बनाएं। उनका काम सिर्फ कानून की व्याख्या करना है। बिल्कुल। लेकिन जब कानून की व्याख्या की बात आती है तब सुप्रीम कोर्ट पीछे नहीं हटता। हमारी 9वीं खबर में एक याचिका में डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के एक नए प्रावधान को चुनौती दी गई है। हाँ, RTI वाला मामला। बिल्कुल, ये कहते हुए कि ये सूचना के अधिकार यानी RTI कानून के लिए खतरा बन सकता है। कोर्ट ने इस पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। ये तो दो बुनियादी अधिकारों के बीच सीधा टकराव लग रहा है। ये भविष्य की सबसे बड़ी कानूनी लड़ाइयों में से एक है। एक तरफ नागरिक की निजता का अधिकार है कि उनका डेटा सुरक्षित रहे, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए सरकार से जानकारी मांगने का RTI का अधिकार है। जब कोई RTI कार्यकर्ता किसी सरकारी अधिकारी के फैसले की जानकारी मांगेगा तो क्या सरकार डेटा प्रोटेक्शन का बहाना बनाकर वो जानकारी देने से मना कर सकती है? ओहो, ये तो बहुत बड़ा पेंच है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट को अब यह तय करना है कि जब इन दोनों कानूनों में टक्कर होगी तो कौन सा कानून भारी पड़ेगा। और जहां प्रशासन की सुस्ती से लोगों के अधिकार प्रभावित होते हैं वहां अदालतें डेडलाइन भी तय करती हैं। हमारी 10वीं खबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 31 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया है। डिफेंस कैडेट्स के मामले में, राइट? हाँ, कि वे ट्रेनिंग के दौरान घायल हुए डिफेंस कैडेट्स को राहत देने के मामले में कोई ठोस फैसला लें। यहाँ हम देखते हैं कि अदालत किस तरह कार्यपालिका को काम करने के लिए मजबूर करती है। जब कोई युवा सेना की ट्रेनिंग के दौरान गंभीर रूप से घायल होकर हमेशा के लिए अयोग्य हो जाता है तो उसे दर दर भटकने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। सही बात है। ये प्रशासनिक लाल फीताशाही के खिलाफ अदालत का एक बहुत सख्त कदम है। बिल्कुल। तो प्रशासनिक लाल फीताशाही और सख्ती से हम अपने तीसरे सेक्शन पर आते हैं, राजनीति, प्रशासन और हाई कोर्ट्स के कड़े फैसले। ये सेक्शन काफी दिलचस्प होने वाला है। हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में अक्सर एक राष्ट्रीय नजरिया होता है, लेकिन जब हम हाई कोर्ट्स की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे स्थानीय प्रशासन के लिए एक सख्त हेडमास्टर बन गए हैं। 11वीं खबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट का ताजा फैसला इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि कैसे हाईकोर्ट्स रोजमर्रा के प्रशासनिक मुद्दों पर लकीर खींच रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बदायूं और संबल मस्जिद के मामले में प्रशासन को जो फटकार लगाई है वो असाधारण है। क्या हुआ था वहाँ? प्रशासन ने इन मस्जिदों में नमाजियों की संख्या सीमित करने की कोशिश की थी। इस पर हाईकोर्ट ने सीधे शब्दों में कहा, अगर कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो इस्तीफा दें। बाप रे, ये तो बहुत कड़ा बयान है। ये इसलिए कड़ा है क्योंकि हाईकोर्ट ये स्पष्ट संदेश दे रहा है कि पुलिस या प्रशासन अपनी सहूलियत के लिए नागरिकों के धार्मिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकता। कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी ड्यूटी है। बिल्कुल, कोई एहसान नहीं। अगर भीड़ को संभालना मुश्किल है तो पुलिस का इंतजाम बेहतर कीजिए, लोगों को इबादत करने से मत रोकिए। राजनीति से जुड़ा एक और बहुत चर्चित मामला है। हमारी 12वीं खबर नासिक कोर्ट से आई है। हाँ, राहुल गांधी का मानहानि केस। बिल्कुल, विनायक दामोदर सावरकर पर की गई टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ जो मानहानि का केस चल रहा था उसे कोर्ट ने बंद कर दिया है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच सुनने वालों के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर मानहानि तय कैसे होती है। देखिए, मानहानि या डिफेमेशन के मामलों में अदालतों को ये देखना होता है कि क्या किसी बयान से सच में किसी व्यक्ति या समूह की सामाजिक प्रतिष्ठा को इतना नुकसान पहुंचा है जो कानूनी दायरे में अपराध की श्रेणी में आता हो। अक्सर राजनेता एक दूसरे पर या ऐतिहासिक शख्सियतों पर बयानबाजी करते हैं। अदालतें इस बात को लेकर सतर्क रहती हैं कि कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल राजनीतिक स्कोर सेटल करने के लिए ना किया जाए। तो इस केस को बंद करके अदालत ने क्या स्पष्ट किया? यही कि हर राजनीतिक बयान मानहानि के कानूनी पैमाने पर खरा नहीं उतरता। हम यहाँ सिर्फ सोर्स के आधार पर रिपोर्ट कर रहे हैं, बिना किसी पक्ष के। बिल्कुल, हम निष्पक्ष रूप से सिर्फ कोर्ट का नजरिया बता रहे हैं। राष्ट्रीय सम्मान की बात करें तो हमारी 13वीं खबर में एक और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। एक याचिका में दिल्ली के वॉर मेमोरियल को चुनौती दी गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई। हाँ, और शहीद सैनिकों के प्रति सम्मान पर जोर दिया।
देखिए, कुछ चीजें कानूनी तर्कों से ऊपर होती हैं। वॉर मेमोरियल सिर्फ एक स्मारक नहीं है, वो उन लोगों के सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है जिन्होंने देश के लिए जान दी। अदालत का रुख ये बताता है कि जनहित याचिकाओं यानी PIL का इस्तेमाल हर चीज पर सवाल उठाने के लिए नहीं किया जा सकता, खासकर जहां राष्ट्रीय शहीदों के सम्मान की बात हो। सही बात है। और जहां पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करती, वहां हाईकोर्ट का रुख और भी तीखा हो जाता है। हमारी 14वीं खबर में दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान के मामले में दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। वो 2024 से जेल में है ना? हाँ, और उन पर मकोका के तहत जांच चल रही है। कोर्ट ने जांच में भारी देरी पर सवाल उठाए हैं। मुझे जहां तक पता है, मकोका कोई सामान्य कानून तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। मकोका का मतलब है महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, जिसे दिल्ली में भी लागू किया गया है। ये कानून संगठित अपराध और सिंडिकेट से निपटने के लिए बनाया गया था। तो इसमें देरी पर कोर्ट इतना नाराज क्यों है? क्योंकि इस कानून की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जमानत मिलना लगभग असंभव होता है। अब आप सोचिए, अगर पुलिस किसी पर इतना सख्त कानून लगा दे जिससे उसे जमानत ना मिल सके और फिर सालों तक जांच ही पूरी ना करे, तो ये सीधे तौर पर बिना सुनवाई के सजा देने जैसा हो जाता है। बिल्कुल। हाईकोर्ट इसी बात पर नाराज है कि आप गंभीर कानून का इस्तेमाल करके जांच को अनंत काल तक नहीं खींच सकते। बहुत लॉजिकल है। इसी तरह राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत आजादी के टकराव का एक और मामला हमारी 15वीं खबर में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में देखने को मिला। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का मामला। हाँ, उन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का गंभीर आरोप है और हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। देखिए, आज के डिजिटल युग में जासूसी के तरीके पूरी तरह बदल गए हैं। अदालत का यह फैसला इस बात को रेखांकित करता है कि सोशल मीडिया के पीछे छिपकर किए गए अपराधों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हाँ, जब मामला देश की सुरक्षा का हो। बिल्कुल। तब अदालतें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा को ही प्राथमिकता देती हैं। इन कड़े प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों से निकलकर अब हम अपने आखिरी सेक्शन में चलते हैं, जो सीधे तौर पर रोजमर्रा के इंसान की जेब, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण से जुड़ा है। ये हिस्सा आम नागरिक के लिए बहुत प्रासंगिक है। हाँ, शुरुआत करते हैं पर्यावरण से। हमारी 16वीं खबर, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन पर स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटो एक्शन लिया है। अब आम तौर पर तो लोग कोर्ट में केस लेके जाते हैं, ये सुओ मोटो का क्या तरीका है? सुओ मोटो का मतलब है अदालत का खुद अपनी तरफ से संज्ञान लेना। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक फुटबॉल मैच चल रहा है। अच्छा। और रेफरी देखता है कि कोई खिलाड़ी इतना खतरनाक फाउल कर रहा है कि किसी की जान जा सकती है, लेकिन सामने वाली टीम कोई शिकायत ही नहीं कर रही। तो रेफरी खुद सीटी बजा देता है। बिल्कुल। ऐसे में रेफरी खुद ही खेल रोककर एक्शन लेता है। चंबल अभयारण्य घड़ियालों और डॉल्फिन के लिए एक बेहद संवेदनशील इको सेंसिटिव जोन है। और वहाँ खनन हो रहा था। हाँ, जब कोर्ट को लगा कि स्थानीय प्रशासन खनन माफियाओं को रोकने में पूरी तरह नाकाम है, तो उन्होंने बिना किसी याचिका का इंतजार किए खुद ही मामले की सुनवाई शुरू कर दी। ये एक बहुत ही शक्तिशाली कदम है। खैर, पर्यावरण से जुड़ी एक और खबर खेती और अर्थव्यवस्था से है, जो हमारी 17वीं खबर है। किसानों की MSP को लेकर जो चिंताएं चल रही हैं, उसके बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पीली मटर की ड्यूटी फ्री आयात नीति की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। यहाँ मुझे समझ नहीं आला कि एक आर्थिक नीति कानूनी पचड़े में कैसे फंस गई। ये एक बहुत ही क्लासिक टकराव है। सरकार चाहती है कि बाजार में दालों की कीमतें कम रहें, इसलिए उन्होंने पीली मटर के आयात पर टैक्स या ड्यूटी हटा दिया ताकि बाहर से सस्ती मटर आ सके। तो इसमें बुराई क्या है? उपभोक्ताओं का तो फायदा है। नहीं रहा। ओहो, अब समझी। इसलिए अदालत ने सरकार से कहा है कि वे अपनी आयात नीति को फिर से देखें, ताकि उपभोक्ताओं को सस्ती दाल देने के चक्कर में किसानों का दिवाला न निकल जाए। सही बैलेंस बनाना जरूरी है। अब मैं एक ऐसा उदाहरण देती हूँ जिससे कोई भी इंसान जो स्टेशन पर खड़ा है खुद को जोड़ पाएगा। 18वीं खबर, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि रेल यात्रियों के लिए यात्रा बीमा सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुकिंग तक सीमित नहीं होना चाहिए। ये बहुत जरूरी फैसला था। हाँ, ऑफलाइन टिकट लेने वालों को भी इसका फायदा मिलना चाहिए। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। भारत में आज भी करोड़ों लोग रेलवे स्टेशन के काउंटर से ऑफलाइन टिकट खरीदते हैं। बिल्कुल। और बीमा कंपनियों ने एक ऐसी व्यवस्था बना ली थी कि अगर कोई ऐप या वेबसाइट से टिकट ले रहा है तो उसे कुछ पैसों में लाखों का बीमा मिल जाता था। लेकिन लाइन में लगकर टिकट लेने वाले गरीब या आम इंसान को यह सुरक्षा नहीं मिलती थी। ये तो पूरी तरह से भेदभावपूर्ण था। एकदम। अदालत ने इस पॉलिसी को असंवैधानिक मानते हुए खत्म कर दिया,
जो रोजाना सफर करने वाले करोड़ों नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। सच में। और बीमा कंपनियों के इसी रवैये पर केरला हाई कोर्ट से भी हमारी 19वीं खबर है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी। प्रीमियम कम न करने का आरोप था ना? बिल्कुल। आरोप ये था कि सरकार से जीएसटी में छूट मिलने के बावजूद कंपनी ने ग्राहकों का प्रीमियम कम नहीं किया और मुनाफाखोरी कर रही है। लेकिन केरला हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। यहाँ अदालत ने ग्राहकों का पक्ष क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ बात शक्तियों के पृथक्करण वाली आ जाती है, जो हमने पहले डिस्कस की थी। अदालत का नजरिया ये था कि किसी भी बीमा कंपनी का प्रीमियम तय करना एक व्यावसायिक फैसला या बिजनेस मॉडल है, तो कोर्ट उसमें दखल नहीं दे सकती। जब तक कोई कंपनी किसी लिखित कानून या कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ रही है, अदालतें ये तय नहीं कर सकती कि कोई कंपनी कितना मुनाफा कमाएगी या अपने उत्पाद का दाम क्या रखेगी। तो ग्राहकों के पास क्या विकल्प है? अगर उपभोक्ताओं को लगता है कि दाम ज्यादा हैं, तो उन्हें दूसरी कंपनी चुनने का अधिकार है। ये फैसला पूरी तरह बाजार की ताकतों पर छोड़ दिया गया। समझ गई। और अब आते हैं हमारी आज की 20वीं और आखिरी खबर पर, जो खेल उद्योग के अर्थशास्त्र से जुड़ी है। केरल हाईकोर्ट ने बीसीसीआई द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल नाम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। ये बौद्धिक संपदा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक सीधा मामला था। याचिकाकर्ता का क्या कहना था? साफ कर दिया कि इतने सालों में आईपीएल ने एक अलग ब्रांड वैल्यू बना ली है और कानूनी तौर पर इसका अधिकार बीसीसीआई के पास ही है। ये फैसला दिखाता है कि खेल अब सिर्फ मनोरंजन नहीं रहा, बल्कि करोड़ों की ब्रांडिंग और ट्रेडमार्क का खेल है। तो इस 20 खबरों के इतने गहरे सफर का असल में क्या निष्कर्ष निकलता है? आज के इस विश्लेषण में हमने देखा कि पिछले 2 दिनों में न्यायपालिका ने हरीश राणा के मामले में जीवन और मृत्यु के अर्थ को फिर से परिभाषित किया। हाँ, और हमने ये भी देखा कि कैसे अदालतें एक तरफ सरकार से महिलाओं की लीव पॉलिसी जैसे मामलों में दूर रहने को कहती हैं, तो दूसरी तरफ चंबल में रेत खनन और रेल यात्रियों के बीमा जैसे मुद्दों पर सीधे रेफरी बनकर मैदान में उतर आती हैं। मैं कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज का सच में धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनके विस्तृत कवरेज की बदौलत हम 14 मार्च 2026 के इस गहरे विश्लेषण को सुनने वालों तक पहुंचा सकें। इन 20 फैसलों को देखने के बाद एक विचार है जो मुझे लगता है कि हम सबको परेशान भी करेगा और सोचने पर मजबूर भी। वो क्या? आज हमने देखा कि न्यायपालिका केसों के आवंटन को निष्पक्ष बनाने के लिए एआई का उपयोग कर रही है, लेकिन साथ ही हमने ये भी देखा कि इच्छा मृत्यु जैसे मामले में एक मानवीय जज की आंखों से सच में आंसू छलक पड़े। बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग तस्वीरें हैं ये। बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए सोचने के लिए आज का मेरा सवाल ये है कि तकनीक जिस तेजी से हमारी न्याय प्रणाली में प्रवेश कर रही है, क्या भविष्य में कभी वो दिन भी आएगा जब जीवन, आजादी और नैतिकता के इतने जटिल कानूनी तर्क किसी इंसानी जज के दिल और अनुभव के बजाय किसी ठंडे मशीन या एल्गोरिथम द्वारा तय किए जाएंगे? ये तो रोंगटे खड़े करने वाला सवाल है। क्या कोई एआई कभी ये समझ पाएगा कि कब इंसान की गरिमा उसे जिंदा रखने में है और कब उसे सम्मान के साथ जाने देने में? सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ कानून का नहीं बल्कि हमारे इंसान होने का सवाल है। क्या मशीनें कभी न्याय में मानवीय आत्मा डाल पाएंगी? इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। एक बार फिर कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज का शुक्रिया। सोचते रहिए और हम मिलेंगे अगली बार एक नए विषय की गहराई में उतरने के लिए।